नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ए शेडेड पोल मोटर शेडिंग कोयल्स आर यूज टू। देखो, शेडेड पोल मोटर में जो शेडिंग कोयल का हम यूज करते हैं उसको हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें विंडेज लॉस को कम करना होता है, या फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना होता है, या फिर हमें स्पार्किंग से प्रोटेक्ट करना होता है, या फिर फ्रिक्शन लॉस को कम करना होता है। तो इसका आंसर होगा जो शेडेड पोल मोटर होता है उसमें जो शेडिंग कोयल होता है, ये वाला फिगर देखो, इसमें ये शेडेड पोल मोटर है, उसमें ये जो छोटा सा पोर्शन है ये होता है हमारा शेडिंग कोयल। इस शेडिंग कोयल का काम क्या होता है ना, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो हमारा शेडेड पोल मोटर है ये हमारा एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसा होता है, और इसका पावर फैक्टर भी बहुत कम रहता है। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमता है, इसको रिवर्स नहीं किया जाता है। देखो, ये हमेशा नॉन शेडेड पर्सन से शेडेड कॉइल की तरफ रोटेट करता है। ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन में आता है कि जो शेडेड पोल मोटर होता है ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करता है। ये हमेशा नॉन शेडेड पर्सन से शेडेड पर्सन की तरफ रोटेट करता है। ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वानाइजिंग इज द कटिंग ऑफ। देखो, जो गैल्वानाइजिंग प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में हम लीड का कटिंग करते हैं, या फिर क्रोमियम का कटिंग करते हैं, या फिर ब्रास का कटिंग करते हैं, या फिर जिंक का कटिंग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो गैल्वानाइजिंग प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में हम जिंक, ऑप्शन नंबर डी, जिंक का कटिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो, ये गैल्वानाइजिंग क्या होता है? जो गैल्वानाइजेशन या गैल्वानाइजिंग प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, जो स्टील या आयरन होता है, अगर हम इसको स्टील और आयरन को ओपन स्पेस में, खाली स्पेस में एनवायरनमेंट में रखेंगे तो क्या होगा, इसमें रोस्ट हो सकता है। तो इस रोस्ट जो जैसे ना हो, इस स्टील में रोस्ट नहीं होने के लिए हम क्या करते हैं ना, जो मटेरियल में रोस्टिंग नहीं होता है उस कुछ ऐसा ही मटेरियल को इस आयरन के ऊपर क्या करेंगे ना, कोटिंग करेंगे। तो जो जिंक होता है इसमें, अगर इसको हम खाली एनवायरनमेंट में, ओपन एनवायरनमेंट में रखेंगे तो जिंक में रोस्टिंग नहीं होता है। तो इसीलिए जो आयरन या स्टील होता है उसके ऊपर हम इस जिंक का एक कोटिंग करते हैं, जिससे ये आयरन भी सेफ रहता है। और इसी प्रोसेस को हम गैल्वानाइजेशन या गैल्वानाइजिंग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 3 फेज स्टार कनेक्टेड सर्किट। देखो, जो 3 फेज स्टार कनेक्टेड सर्किट होता है उसमें ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होता है? 3 फेज स्टार कनेक्टेड सर्किट में लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट होता है, या फिर नॉन ऑफ द अबव, या फिर लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है, या फिर लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है। तो हम सभी जानते हैं अगर ये स्टार कनेक्टेड होगा तो स्टार कनेक्टेड में लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो, ये है स्टार कनेक्टेड, ये है डेल्टा कनेक्टेड। इसमें देखो, अगर हम स्टार के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इधर देखो लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होता है। और अगर हम डेल्टा करंट के ये वाला डेल्टा कनेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इधर देखो लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट। ये भी आपको याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डेल्टा कनेक्टर में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, और स्टार कनेक्टर में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवेरिएबली सीन इन एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट। देखो, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट होता है उसमें ये 4 में से कौन सा आपको इनवेरिएबल मीन्स देखना जरूर देखेंगे आप। डिस्टिल वाटर आपको देखने मिलेगा, या फिर बैरल देखने को मिलेगा, या रेक्टिफायर, या कार्बन प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी प्लांट इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट है मीन्स वहाँ पर हमें रेक्टिफायर देखने को जरूर मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट होता है वो उस प्लांट में हमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत होता है। अगर हमें एसी सप्लाई मिल रहा है सप्लाई से तो हमें क्या करना होगा, उसको रेक्टिफायर के थ्रू, ये जो रेक्टिफायर होता है इस एसी को वो डीसी में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद हम इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट में यूज करते हैं। तो इसीलिए जहाँ पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट होता है वहाँ पर रेक्टिफायर हमें जरूर देखने को मिलेगा, और यह होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मोटर इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन। देखो, इनमें से कौन सा
मोटर जिसमें ना ही मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है ना ही मैग्नेटिक वाइब्रेशन होता है, रिलक्टेंस मोटर में या हिस्टेरिसिस मोटर में या फिर यूनिवर्सल मोटर में या शैडेड पोल मोटर में। तो इसका आंसर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा हिस्टेरिसिस मोटर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हिस्टेरिसिस मोटर होता है इस मोटर में ना ही मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है ना ही मैग्नेटिक वाइब्रेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये हमारा हिस्टेरिसिस मोटर का फिगर है। और ये जो हिस्टेरिसिस मोटर होता है इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं? साउंड रिकॉर्ड करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड रिकॉर्ड करने के लिए हम हिस्टेरिसिस मोटर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी साउंड नहीं होता है ना ही वाइब्रेशन होता है, तो इसीलिए इसको हम साउंड रिकॉर्ड के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज। देखो ट्रांसफार्मर की जो कोर होता है उसको हम लैमिनेटेड क्यों करते हैं? ये देखो, ये है, ये ट्रांसफार्मर की कोर है, ये जो एरिया है ये कोर है। इस कोर को हम लैमिनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ईडी करंट लॉस को कम करना होता है, या फिर ट्रांसफार्मर की वेट को कम करना होता है, या फिर ट्रांसफार्मर के कोर में जो रोस्ट होता है इस रोस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लैमिनेशन करते हैं, या फिर रेशियो ऑफ वोल्टेज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी में भी इंक्रीज। वोल्टेज प्राइमरी सेकेंडरी का जो रेशियो होता है उसको इंक्रीज करना होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर की जो कोर होता है उसको हम इसलिए लैमिनेशन करते हैं क्योंकि हमें ईडी करंट लॉस को कम करना होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये ईडी करंट लॉस क्या होता है? जो ईडी करंट लॉस होता है वो ट्रांसफार्मर की कोर में ही होता है। तो कैसे होता है? देखो मान लो ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें हम इनपुट देते हैं, जब हम इसमें इनपुट देते हैं तो इधर क्या होता है ना, इधर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उस ईएमएफ का जो फ्लक्स होता है वो कोर के थ्रू सेकेंडरी को जाता है। उसके साथ साथ कुछ करंट भी ईएमएफ के साथ साथ फ्लक्स के साथ साथ कुछ करंट भी इस कोर में प्रोड्यूस होता है, जो कोई भी यूजफुल काम नहीं करता है, कोई भी नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी यूज। जो करंट कोई भी यूजफुल काम नहीं करता है, सिर्फ फ्लोइंग ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इसलिए ईएमएफ करंट भी प्रोड्यूस होता है। जिस करंट से कोई भी यूजफुल काम नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? ईडी करंट कहते हैं। और उसी ईडी करंट से जो लॉस होता है उसको हम ईडी करंट लॉस कहते हैं, और उसको कम करने के लिए हम लैमिनेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। देखो किसी भी दो चार्ज, मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है ये एक नेगेटिव चार्ज है, या ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, या फिर एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में दोनों के बीच में जो फोर्स होता है, दोनों चार्ज के बीच में अगर ऑपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, और अगर सेम चार्ज रहेगा प्लस प्लस या माइनस माइनस रहेगा तो रिपल्सन चार्ज होगा। तो जिस फोर्स, जो फोर्स दोनों चार्ज के बीच में बनता है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर डिस्टेंस के क्यूब के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये नॉन ऑफ द अबव। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका आंसर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर ये वाला फिगर देखो, मान लो ये एक चार्ज है ये और एक चार्ज है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ जो फोर्स बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेनेवर चेंजिंग करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, दिस इज कंक्लूजन ऑफ। देखो जब किसी भी कंडक्टर, मान लो ये कॉइल है, इस कॉइल के थ्रू क्या हो रहा है ना, चेंजिंग करंट, मान लो चेंजिंग करंट मीन्स एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट अगर किसी भी कोयल के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू पास हो रहा है तब तो क्या होता है ना, उस कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये कौन से लॉ के मुताबिक है? न्यूटन्स लॉ के मुताबिक, या ओम्स लॉ के मुताबिक, या किर्चॉफ्स लॉ के मुताबिक, या फैराडे लॉ के मुताबिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है हमारा जब किसी भी कंडक्टर के थ्रू चेंजिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है तब उस कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मेथड में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड ए कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस ए कॉइल, ये होता है उस फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 wattmeter connected to measure the power in a balanced 3-phase load will indicate same reading when load power factor is। देखो जब हम एक बैलेंस 3-phase लोड को
2 वाट मीटर मेथड से मेजर करते हैं, पावर मेजर करते हैं, तो अब दोनों वाट मीटर क्या करता है, सेम रीडिंग करता है। तो उस कंडीशन में जो पावर फैक्टर, लोड का जो पावर फैक्टर होता है वो 0 होता है या 0.5 होता है या फिर यूनिटी होता है या नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर होगा, जब हम 2 वाट मीटर मेथड से मेजर करेंगे एक बैलेंस 3 फेज लोड को, मान लो ये देखो, ये 1 वाट मीटर, ये 1 वाट मीटर, ये तो हमारा 2 वाट मीटर मेथड हो गया। जब दोनों वाट मीटर क्या कर रहे हैं, ये जितना रीडिंग ले रहा है इस वाट मीटर में भी उतना ही सेम रीडिंग आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो लोड का पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये वाला फिगर भी आपको याद रखना है। ये जो टेबल है, ये टेबल देखो, अगर दोनों मान लो ये W1 एक वाट मीटर है ये वाला, और W2 ये वाला वाट मीटर है। देखो जब दोनों वाट मीटर पॉजिटिव होंगे और दोनों सेम रीडिंग लगा तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। और जब दोनों वाट मीटर पॉजिटिव तो होते हैं, लेकिन देखो पॉजिटिव तो होते हैं लेकिन W1 का वैल्यू ज़्यादा होता है, W2 का वैल्यू कम होता है, उस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होता है, 0.5 से ज़्यादा होता है और 1 से कम होता है। उसके बाद देखो जब W1 पॉजिटिव होता है और W2 0 होता है, उस कंडीशन में देखो जो W1 होता है, ये देखो ये जो W1 है ये पॉजिटिव है, W2 0 रीडिंग लेता है। इस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होता है, 0.5। उसके बाद देखो जब W1, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट बहुत सारा एग्जाम में आता है। तो देखो अगर W1 पॉजिटिव होगा, W2 नेगेटिव होगा और W1 का वैल्यू ज़्यादा होगा, W2 का वैल्यू कम होगा, इस कंडीशन में पावर फैक्टर का वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है, 0.5 से कम होता है। और अगर W1 का पॉजिटिव होता है, W2 का नेगेटिव होता है, लेकिन दोनों बराबर होते हैं। देखो ये पॉजिटिव में W1 पॉजिटिव में जितना रीडिंग लेता है, W2 नेगेटिव में ही उतना रीडिंग लेता है। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव लेता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, लेकिन दोनों का मेजरिंग बराबर होता है। उस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है। ये आपको याद रखना होगा। और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यूनिटी पावर फैक्टर। क्योंकि जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है उसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं और दोनों वाट मीटर सेम रीडिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉगिंग द मोटर। देखो मोटर में जब कॉगिंग होता है तो वो मोटर रिफ्यूज टू स्टार्ट एट नो लोड, नो लोड में स्टार्ट नहीं होता है, या फिर स्टार्ट रन तो होता है लेकिन एक्सेसिव वाइब्रेशन होता है, या फिर रन होता है लेकिन एक्सेसिव साउंड के साथ, या फिर रन होता है बहुत कम स्लो स्पीड के साथ। तो इसका आंसर होगा, किसी भी मोटर में जब कॉगिंग होता है तब मोटर क्या करता है, रिफ्यूज टू स्टार्ट एट नो लोड, नो लोड में स्टार्ट ही नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये कॉगिंग क्या होता है, जो कॉगिंग होता है उसको मैग्नेटिक लॉकिंग भी कहते हैं या टीथ लॉकिंग भी कहते हैं। तो ये कॉगिंग कब बनता है एक मोटर में, देखो मान लो ये हमारा एक मोटर है, इसमें ये जो ये होता है रोटर और ऊपर में जो होता है ये होता है स्टार्टर। देखो रोटर का भी देखो इधर ये जो है ये रोटर का स्लॉट है, देखो ये रोटर का स्लॉट है, और ऊपर में ये जो है ये स्टार्टर का स्लॉट है। जब इस स्टार्टर का स्लॉट जितना है, रोटर का स्लॉट भी उसके साथ बराबर होगा, मीन्स जितना रोटर स्लॉट है उतना ही अगर स्टार्टर का स्लॉट होगा तो ये मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग होगा। और इसको इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, जैसे हम इस पर ध्यान देंगे कि जैसे कि रोटर में जितना स्लॉट होता है स्टार्टर में उतना स्लॉट ना हो, बराबर ना हो, तो अब ये कॉगिंग नहीं होगा। अगर बराबर होगा तो कॉगिंग हो सकता है। तो इसलिए जब कॉगिंग होता है तब क्या होता है ना, मोटर स्टार्ट नहीं होता है। देखो इंडक्शन मोटर फेल्स टू स्टार्ट, 3 फेज इंडक्शन मोटर जब कॉगिंग होता है, और नंबर ऑफ स्टार्टर स्लॉट जितना होता है उतना ही रोटर स्लॉट होता है, तो यह बनता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।